नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों सेशन को इन तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा। दोस्तों अगर बात करें तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक की, ये नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया है। दोस्तों इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात राज्य। दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य ये निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे राज्य रहा। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात नीति आयोग सबसे ऊपर रहा, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दोस्तों क्रमशः दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य रहा। दोस्तों याद रखिएगा टॉप 3 स्टेट्स को दोस्तों आपके एग्जाम में दूसरा, तीसरा या प्रथम स्थान भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें पहले पे कौन रहा तो गुजरात, दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा तो दोस्तों महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। दोस्तों ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि गुजरात लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों गुजरात ने लगातार 2 वर्षों में नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कौन सा राज्य दोस्तों जिसने नीति आयोग रैंकिंग में 2 बार लगातार दूसरी बार भी शीर्ष स्थान पर हासिल किया है तो दोस्तों गुजरात राज्य, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों अगर बात करें गवर्नर ऑफ द ईयर, ये सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है तो दोस्तों मारियो मार्सले, याद रखिएगा मारियो मार्सले ने दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये मारियो मार्सले सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर, दोस्तों याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हो जाते हैं मारियो मार्सले। इन्होंने दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता 2022 का। और दोस्तों अगर बात करें चिली के सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की तो इसका बैंक का नाम हो जाता है बैंको सेंट्रल डी चिली। याद रखिएगा चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या हो जाता है बैंको सेंट्रल डी चिली। ये दोस्तों स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफ चिली या बैंको स्टेट डी चिली के गवर्नर हो जाते हैं मारियो मार्सले, जिन्होंने दोस्तों स्टेट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों अगर बात करें भारत भाग्य विधाता के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो ऑप्शन ए स्मृति ईरानी जी के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन, ये 10 दिवसीय महोत्सव हो जाता है भारत भाग्य विधाता, जिसका उद्घाटन दोस्तों स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में स्मृति ईरानी जी दोस्तों केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हो जाती हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा स्मृति ईरानी जी किस मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम में है मंत्री तो याद रखिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हो जाती है स्मृति ईरानी जी। दोस्तों इन्होंने दिल्ली के लाल किले में 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है। और दोस्तों बात करें और भी पॉइंटों की तो लाल किला उत्सव का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है दोस्तों ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजन किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ये आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया है, उद्घाटन किया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआईएच का उद्घाटन कहाँ किया है। आज दोस्तों बात करिए आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा आरबीआईएच का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है तो दोस्तों ऑप्शन बी बेंगलुरु में। याद रखिएगा बेंगलुरु में आरबीआईएच का उद्घाटन किया गया है शक्तिकांत दास जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने गुरुवार को बंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, याद रखिएगा आरबीआईएच का फुल फॉर्म क्या हो जाता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब,
याद रखिएगा। इसका उद्घाटन दोस्तों किया है शक्तिकांत दास जी ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। कहाँ पे? तो दोस्तों बेंगलुरु में। दोस्तों ये आरबीआई जो हब का उद्घाटन किया गया है, जिससे दोस्तों वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया है। याद रखिएगा कितने पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को स्थापित किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों जेंस स्टोल्टेनबर्ग याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में नाटो के महासचिव हो जाते हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो उसके बाद भी नाटो ने इनका कार्यकाल महासचिव के रूप में जो कार्य थे, इनका कार्यकाल कितने और अधिक बढ़ा दिया है और सालों के लिए? दोस्तों याद रखिएगा 1 साल के लिए जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि नाटो के महासचिव हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों ये महासचिव हो जाते हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा 2023 तक इनका 2022 से 2023 तक 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अगर इसकी बात करें इसका फैसला किसके द्वारा लिया गया है, तो ब्रुसेल्स में नाटो सम्मेलन के बाद दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो जाते हैं और अन्य नाटो नेताओं ने स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया। याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को, किसके द्वारा फैसला लिया गया है कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? तो दोस्तों ब्रुसेल्स का नाटो सम्मेलन हो रहा था ब्रुसेल्स में, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य नाटो के जो नेता लोग हो जाते हैं, उन्होंने दोस्तों स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों अगर स्टोल्टेनबर्ग की बात करें तो ये अक्टूबर 2014 में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को नाटो महासचिव में नामित किया गया था। याद रखिएगा ये दोस्तों नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं स्टोल्टेनबर्ग, जिन्हें अक्टूबर 2014 में नाटो के महासचिव के रूप में दोस्तों नामित किया गया था। और दोस्तों इनका कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था, जिसे 30 सितंबर 2023 तक 1 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर बात करें नाटो की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 4 अप्रैल 1949, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। डायरेक्टर जनरल दोस्तों कौन हो जाते हैं, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अगर बात करें रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, विनोद जी खंडारे। याद रखिएगा ऑप्शन ए विनोद जी खंडारे जी को दोस्तों रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगर दोस्तों बात करें विनोद जी खंडारे जी की, तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को, ये दोस्तों ये लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं विनोद जी खंडारे, जिन्हें रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें जनरल खंडारे जी की, तो इन्होंने जनवरी 2018 के अंत में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। याद रखिएगा ये दोस्तों जनवरी 2018 में सेना से सेवानिवृत्त हुए और अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCSC के दोस्तों सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम किया है। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया। और दोस्तों नवंबर 2015 से जनवरी 2018 तक रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और खुफिया के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख भी थे। और दोस्तों ये सितंबर 1979 से 14 गढ़वाल राइफल्स में भी शामिल हुए थे। याद रखिएगा अगर आपसे ध्यान पूछता है कि दोस्तों 14 गढ़वाल राइफल्स में दोस्तों विनोद जी खंडारे जी कब शामिल हुए, तो सितंबर 1979 में। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में किसे शामिल किया गया है? अगर दोस्तों बात करें बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों किसे किया गया है, अब से रजनीश कुमार जी को। याद रखिएगा ऑप्शन डी रजनीश कुमार जी को डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी, याद रखिएगा रजनीश कुमार दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हो जाते हैं, जिन्हें डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय
रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल हो गए हैं। दोस्तों डेन एंड ब्रैडस्ट्रीट ये लगभग 180 वर्षों से व्यापार निर्णय लेने वाले डेटा विश्लेषण और रेटिंग में एक विश्वसनीय ब्रांड है। याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अंकटाड के अनुसार 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? अगर दोस्तों बात करें ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये अंकटाड के अनुसार दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों 4.6%। याद रखिएगा अंकटाड के अनुसार परसेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास वृद्धि को 2% से घटा के 4.6% कर दिया गया। दोस्तों इसमें भारत की 2022 में भारत की 6.7% वृद्धि दर बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इसे 2% घटा के 4.6% अनुमान लगाया गया है अंकटाड के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में एएआई ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाँ दोस्तों बात करें एएआई ने किसके साथ समझौता किया है स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए? दोस्तों BEL। याद रखिएगा BEL के साथ दोस्तों एएआई ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आज दोस्तों बात करें एएआई और BEL की, तो एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है। याद रखिएगा दोस्तों किसके साथ एएआई ने किया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे नामित किया गया है? अगर बात करें रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की फेलो के रूप में किसे नामित किया गया है, दोस्तों किरण मजूमदार शाह जी को। याद रखिएगा किरण मजूमदार शाह जी को दोस्तों ये रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह। याद रखिएगा किरण मजूमदार शाह दोस्तों बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हो जाती हैं, जिन्हें स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग दोस्तों के साथी के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा ये स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के साथी के रूप में दोस्तों किरण मजूमदार शाह जी को चुना गया है, जो कि क्या है प्रेजेंट टाइम में तो दोस्तों बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में बैरक BARC इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब बात करें बैरक के हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों शशि सिन्हा जी को। याद रखिएगा शशि सिन्हा जी को दोस्तों बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब बात करें मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया है, तो हिमांशु टेकुची। याद रखिएगा हिमांशु टेकुची, इन्हें दोस्तों मारुति सुजुकी के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये हिमांशु टेकुची ये जापान देश के हो जाते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो हिमांशु टेकुची दोस्तों याद रखिएगा किस देश से हो जाते हैं, तो ये जापान से हो जाते हैं। याद रखिएगा इन्हें 1 अप्रैल 2022 से 3 सालों की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। अब बात करें टेकुची की, दोस्तों ये MD और CEO के रूप में केनिची आयुकावा। याद रखिएगा इससे पहले दोस्तों मारुति सुजुकी के MD और CEO कौन थे, तो केनिची आयुकावा दोस्तों ये थे, और ये हिमांशु टेकुची दोस्तों इनका स्थान लेंगे। याद रखिए केनिची आयुकावा का स्थान कौन लेंगे, तो टेकुची स्थान लेंगे, जो कि जापान देश के हो जाते हैं। अगर दोस्तों मारुति सुजुकी की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1982 गुरुग्राम में हुई, और इसका प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ हो जाता है, तो नई दिल्ली में। और MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, तो हिमांशु हिसाशी टेकुची को इसका MD और CEO नियुक्त किया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? अगर बात करें CSB बैंक के MD और अंतरिम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों प्रलय मंडल जी को। याद रखिएगा प्रलय मंडल जी को दोस्तों CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया। अगर प्रलय मंडल की बात करें तो ये वर्तमान में CSB बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। याद रखिएगा प्रलय मंडल दोस्तों प्रेजेंट टाइम में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। CSB बैंक में MD और CEO का पद इसके पूर्णकालिक MD और CEO CVR राजेंद्रन का स्थान लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा किसका स्थान लेंगे, तो CVR राजेंद्रन का स्थान लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अब बात करें इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के राष्ट्रीय सम्मेलन की, दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया है। दोस्तों विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो विशाखापट्टनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ANCIPS का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन था। दोस्तों 2022 में, याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन था, तो 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। और दोस्तों उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। अगर थीम की बात करें तो ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन, ये दोस्तों ANCIPS की 2002 की थीम हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, याद रखिएगा इसकी थीम। दोस्तों ये थे आज 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।